हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं द फोर्स बिटवीन द चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट दिया था बच्चों कूलॉम ने, इसलिए इसको कूलॉम्स लॉ भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज कूलॉम्स लॉ। ठीक है, आइए देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या है। जैसे दो कोई भी चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है दिस इज R, जो कि होगी बच्चों सेंट्रल टू सेंट्रल, सेंट्रल टू सेंट्रल। ठीक है, 9th क्लास में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते थे ग्रेविटेशनल लॉ। तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो कि मास के लिए निकालते थे। यहां पर वही काम कौन कर रहा है? चार्ज कर रहा है। लेकिन हम लोगों को पता है कि चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, लेकिन मासेस के बीच में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन हुआ करता था। ठीक है, अब दो चार्जेस हमने क्या किया, इस Q1 को होल्ड किया। जब आप Q1 को होल्ड कर लेते हो तो हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो Q2 है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दोबारा से Q1 को जब होल्ड किया तो Q2 इस डायरेक्शन में मूव किया। अगले टाइम में हमने Q2 को होल्ड किया तो Q1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। क्लियर? इसका मतलब ये तो हमें पता है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, लेकिन इसको रिपेल कराने के लिए कोई फोर्स तो होगा जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन सा फोर्स है, वो किस वजह से फोर्स लग रहा है जो इस पर एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहा है। वही हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया। इसमें हमने देखा कि दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था। कैसा? अट्रैक्टिव फोर्स। और इसमें क्या लग रहा था? रिपल्सिव फोर्स। अब इसके पीछे एनालाइज किया गया और देखा गया क्योंकि इसके बीच में कोई कांटेक्ट तो नहीं है, फिर भी इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है। तो उस फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्स? तो यहां से एक और डेफिनेशन आई जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है। जिस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो इस पर ये एक फोर्स क्रिएट कर देता है। वो फोर्स पॉजिटिव भी यानी कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसे? जैसे मान के चलो ये एक चार्ज है, इसने चारों तरफ ये अपना एक फील्ड क्रिएट कर लिया जिसको बोला जाता है ऑरा, प्रभाव। इस वाले चार्ज को नाम दे देते हैं -Q। इसके फील्ड में एक दूसरा चार्ज आ गया जो -Q है, ये +Q, तो इसने क्या किया? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर एक और दूसरा चार्ज आ गया जिसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लग गया। एक तीसरा चार्ज यहां खड़ा हुआ है जो कि इसके फील्ड के बाहर है। अगर ये फील्ड के बाहर है तो इसका इस पर इफेक्ट 0 हो गया। इस पर इसका इफेक्ट क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि ये फील्ड के बाहर है, इस पर कोई भी फील्ड नहीं लग रहा है। तो सोचो जरा, ये वाला चार्ज इन दोनों के चार्ज के बीच में जो रिलेशन निकल रहा है, इस वाले चार्ज को जब आप होल्ड करते हैं तो ये वाला चार्ज मूव कर जाता है, और इस वाले चार्ज को होल्ड करते हैं ये वाला चार्ज मूव कर जाता है। इसका मतलब है कि ये वाला चार्ज इसके फील्ड में रखा होगा और ये वाला चार्ज इसके फील्ड में रखा होगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे पर एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर रहे हैं, एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिपेल कर रहा है। अरे गेटिंग माय सेल्फ? ये वाला चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रहा होगा, उस फील्ड में कौन रखा होगा? ये वाला चार्ज।
और इसके फील्ड में कौन रखा हुआ, ये पता चलता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, दिस इज फोर्स। इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, देयर आर नो कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, फिर भी इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। उसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फोर्स की वजह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दिस इज द ऑरा, या बोल सकते हैं दिस इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। उस फील्ड में, उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये वाला चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा देता है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा देता है। और चार्ज अगर फील्ड के बाहर होता है तो इस वाले चार्ज पर इसका इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो। तो बोल सकते हैं इफेक्ट ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू इज जीरो, ड्यू टू कैपिटल क्यू इज जीरो। तो फोर्स ऑन दिस वन ड्यू टू कैपिटल क्यू इज व्हाट, जीरो, क्यों, क्योंकि ये फील्ड के बाहर है। पहली बात तो फोर्स की वजह कौन है बच्चों, फोर्स की वजह है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज में क्या क्रिएट करता है, फोर्स क्रिएट करता है। अब बात आती है इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये वाला फॉर्मूला आप दिमाग में रखो, ये वाला फॉर्मूला। अब यहां से देखो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। पहली चीज, अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो फोर्स घट जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस को मैं बढ़ा दूं तो दोनों फोर्स के बीच में जो R है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर R बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, दोनों को आप कंबाइन करो तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट दैट इज K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर भी देखिए कांस्टेंट क्या था, G, और यहां पर भी कांस्टेंट क्या आ गया बच्चों, K आ गया, जिसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये 12th में बेसिकली आप पढ़ोगे, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए, इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ग्रेविटेशन फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन कूलम फोर्स या फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिपेंड्स अपॉन मीडियम, अपॉन मीडियम। क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट्स को आप बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लो कि दो चार्जेस चाहे वो पॉजिटिव हो या रिपल्सिव हो, पॉजिटिव हो या रिपल्सिव हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कोई भी चार्ज बनाता है अपने चारों तरफ, उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, 9th क्लास में आपने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी होगी। सो दिस इज व्हाट स्केलर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी बॉडी का साइज और उसका मास ही उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। अब अगर मैं साइज की बात कर रहा हूँ, मास की बात कर रहा हूँ, तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू कैसी बैठी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। वैसे आप अगर देखो Q1 को होल्ड कर रहे हैं तो Q2 भाग रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब Q2 पर फोर्स कौन लगा रहा होगा? Q1।
तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इस डायरेक्शन में। इसको होल्ड करो तो इस पर फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, तो आप लिख सकते हो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब जरा देखो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, चाहे इसमें देखो या इसमें देखो। तो आप क्या लिख सकते हो, इधर देखो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो यहां पर क्या साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर लग जाएगा वेक्टर साइन। ये आप लोग आगे क्लास में पढ़ोगे कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर एरो हेड लगा देते हैं। क्या लगाते थे, एरो हेड, जिससे ये पता चलता है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको पता होगा तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्या है ये, न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। यानी कि आप बोल सकते हो कूलॉम्स लॉ फॉलो एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर आप इसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानें, अगर हमें इसको मैग्नीट्यूड में लिखना है तो क्या लिखेंगे, F(Q1 Q2) इज इक्वल टू F(Q2 Q1), और इसको इस तरीके से मॉड के साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मॉड के साथ। तो ये तो क्वांटिटी कैसी हो गई, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर। लेकिन उसको आप अगर मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, स्केलर। क्या हो जाएगी, स्केलर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो दिस इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, देखो स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड है बच्चों आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी, ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं किसी भी वेलोसिटी को, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सबको पता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। अगर मैं कहूं किसी की वैल्यू 3 -3 मीटर पर सेकेंड है, -3 मीटर पर सेकेंड है, तो -3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी बच्चों वेलोसिटी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। लेकिन आप अगर इसको ऐसे लिखोगे -3 मीटर पर सेकेंड मॉड में, तो ये हो जाएगी बच्चों स्पीड। क्या हो जाएगी, स्पीड। क्लियर हो गया। ये हम वेक्टर में लिख रहे थे इसलिए साइन के साथ लिखोगे, साइन के साथ लिखोगे। लेकिन अगर उसको मॉड में बंद कर दिया तो वो हो जाएगी स्पीड, और स्पीड हमें पता है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और आपको ये भी पता है कि मैग्नीट्यूड के साथ यानी कि मॉड को रिमूव करोगे तो वैल्यू सारी के सारी पॉजिटिव ही होती हैं, 3 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज, किस तरीके से करना है, क्या करना है, सारी चीजें लिखी हुई है। ठीक है, ये बात याद रखिए, दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरी चार्जेस क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होता है, उस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो ये उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर देता है। क्लियर हो गया। और बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी बहुत सारी मेरिट्स डिमेरिट्स, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस भी होती है कि कब ये काम करता है, कब काम नहीं करता है, किस पॉइंट्स पर ये वैलिड है, किस किस पॉइंट्स पर वैलिड नहीं है। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, दिस स्पेस अराउंड द चार्ज। अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये होती है बच्चों, दिस इज इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स, दीज आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व। इमेजिनरी का मतलब ये हमें दिखती नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस कराती है। क्लियर हो गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज क्या है उसको बारी बारी से समझो।
जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने चारों तरफ फील्ड तो बनाता है, लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा होती है बच्चों आउटवर्ड डायरेक्शन। रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, देखो एनिमेशन में, क्लियर। अब अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज की बात करें तो इससे बनने वाली फील्ड लाइंस वो आती हैं बच्चों फ्रॉम इन्फिनिटी। फ्रॉम इन्फिनिटी, ये जाती कहां तक है? इन्फिनिटी तक है, और इस पर आती कहां से? इन्फिनिटी से। फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, होगी रेडियली इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड। इसका एनिमेशन देखो। ठीक है, तो कहां तक, कहां से, कहां तक और कहां से? प्लस एंड माइनस चार्ज। क्लियर हो गया? सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1। क्लियर। अब देखेंगे अगर कोई भी दो चार्ज आपस में पास पास रखे हो, किसी दो चार्ज को अगर हम पास पास रखें, चाहे वो पॉजिटिव हो दोनों या एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तब जो फील्ड लाइंस का पैटर्न बनता है कैसा बनता है देखें जरा। प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यहां से फील्ड लाइन बाहर की तरफ, यानी कि आप बोल सकते हो ओरिजिनेट हो रही है और कहां टर्मिनेट होंगी जाके? नेगेटिव चार्ज में। पॉजिटिव कहां टर्मिनेट होगी? नेगेटिव पे। इसी तरीके से कुछ इसका ब्यूटीफुल सी पिक्चर आपको दिखाई देगी लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, पिक्चराइजेशन देखो, बिल्कुल सेम आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जा रही है। तो एक बहुत खूबसूरत सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर हो गया? एंड नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो क्या होगा? दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो क्या होगा? आप पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करते हैं तो क्या इसकी फील्ड लाइंस पे रिपेल करेंगे? आंसर है यस। यहां से निकलने वाली और यहां से भी निकलेगी और ऐसे निकलेगी, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये इधर बैंड कर जाएगी और ये कुछ ऐसे बैंड कर जाएगी। ठीक है, स्मूथली ऐसे बैंड करके और ये इधर ऐसे बैंड करके। उसी तरीके से इधर भी होगा बच्चों। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट्स को देखो, एक कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको मिल जाएगा अगर दोनों चार्ज कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसका भी पिक्चराइजेशन देखें बोर्ड पर। क्लियर दिखाई दे रहा है? दोनों पॉजिटिव चार्ज के साथ जो फील्ड लाइंस का पैटर्न बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है। डन। नेक्स्ट देखें बच्चों, बना लीजिए इसको, रिव्यू करें। चलिए, कभी भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कैसे? एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसको 1 इसको 2 नाम दे दीजिएगा। हमने कहा कोई भी फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? उसका रीजन क्या है? इस
तो नाम दे देते हैं पी पॉइंट, दैट इज पी इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हमने कहा दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करते हैं बच्चों ई से, और इसको वेक्टोरली आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट के कितनी डायरेक्शन हो गई बच्चों? दो डायरेक्शन है, तो पॉसिबल नहीं है कभी भी किसी भी पॉइंट की, वो तो चाहे इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है। इधर जाएगा इधर जाएगा। अब दो तरफ से उसको खींचा जाएगा E1 और E2 से, तो वो दो डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस पॉइंट की कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए कभी भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कभी भी फील्ड लाइंस की बात करें तो कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती है। कौन सा लूप नहीं बनाती है? क्लोज लूप कभी नहीं बनाती। अब इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब देखो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज यहां से ओरिजिनेट हुई और इधर जाके टर्मिनेट हो गई, ठीक है। ऐसा ही पैटर्न बनाया था अभी हमने बच्चों, ठीक है। अब इतना ही याद रखो, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। अब देखो क्लोज लूप का मतलब क्या है? क्लोज लूप होना चाहिए था तो ऐसा होता ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, ये इधर गया और ये इधर गया, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, यहां देखो ये यहां तक गया और खत्म हो गया, ये यहां तक गया और खत्म हो गया, इसलिए ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। लेकिन हाँ, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ोगे तो आप देखोगे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और साउथ में टर्मिनेट हो जाती है, बट इनसाइड द डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ। ये किसमें होता है? मैग्नेट में होता है। ये हम बात कर रहे हैं मैग्नेट के केस में। तो देखो जरा, मैग्नेट के केस में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी लूप बना रही है बच्चों? क्लोज लूप बना रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो अब याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ें या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ें, बस यही वाला जो प्रॉपर्टी है वो दोनों में अलग अलग है, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम है। तो बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट द क्लोज लूप but the electric field line never creates the closed loop. Clear हो गया? Okay. Next point. Point number 4 हो गया, फिफ्थ वन। अब ऐसा सोचो, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि यूनिफॉर्म है, जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मतलब बच्चों सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, सारी डिस्टेंसेस बराबर है, आर 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 आर। हमने आपसे पूछा ए बी सी और डी किस पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहां ज्यादा होगी कहां कम होगी। तो आप आंसर देंगे हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर है, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर है, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यही होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी, याद रखिएगा सेम सिनेरियो किसके साथ है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म से मतलब जैसे ये क्यू कोई चार्ज, ये अपने चारों तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। मैंने आपसे पूछा कि ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किधर होगी, तो आप बताओगे जहां पर सर डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा से मतलब जहां पर फील्ड लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी।
बी के कंपेयर में ए पर ज्यादा होगा। जहां डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा का मतलब जहां हैवी क्राउड है, हैवी क्राउड, किसका हैवी क्राउड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हैवी क्राउड है। जहां पर हैवी क्राउड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी बच्चों? स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 6। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट डालते हैं, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट डालते हो, तो ये टेंजेंट क्या बता रहा है? टेंजेंट बता रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन। जो हमने P पॉइंट लिया है, तो टेंजेंट शो द डायरेक्शन ऑफ दैट पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे बनने वाला टेंजेंट उसकी डायरेक्शन बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, क्योंकि बिल्कुल सेम पॉइंट है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे बहुत हेल्प करने वाले हैं, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे सेम होते हैं। ये वहां इस तरीके का होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वैलिड नहीं है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में वैलिड नहीं है। यानी कि क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट कर ले बच्चों इसको। हो गया बच्चों? चलिए अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ओके, थैंक यू।